कोड को आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस, ताकि आपका जो कोड है वो कम स्पेस में एग्जीक्यूट हो और आपका वो जो कोड है वो फास्टर एग्जीक्यूट हो। तो कुछ ऑप्टिमाइजेशंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे कोड को स्पेस रिड्यूस करने के लिए और कोड का रनिंग टाइम रिड्यूस करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ पर देखेंगे लूप ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे हम लूप ऑप्टिमाइजेशन। सेकेंड डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर डेड कोड एलिमिनेशन, डेड कोड एलिमिनेशन। थर्ड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ रिडक्शन, स्ट्रेंथ रिडक्शन। फोर्थ डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर कांस्टेंट फोल्डिंग, कांस्टेंट फोल्डिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर कॉपी प्रोपेगेशन, कॉपी प्रोपेगेशन। नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिडंडेंसी एलिमिनेशन, रिडंडेंसी एलिमिनेशन। और नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए किस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर लूप ऑप्टिमाइजेशन, डेड कोड एलिमिनेशन, स्ट्रेंथ रिडक्शन, कांस्टेंट फोल्डिंग, कॉपी प्रोपेगेशन, रिडंडेंसी एलिमिनेशन एंड एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन से। तो फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर लूप ऑप्टिमाइजेशन। तो देखते हैं हम यहाँ पर लूप ऑप्टिमाइजेशन, लूप ऑप्टिमाइजेशन। तो लूप ऑप्टिमाइजेशन में हम डिस्कस करेंगे लूप इनवेरिएंट्स, लूप इनवेरिएंट्स, लूप इनवेरिएंट्स। सेकंड हम डिस्कस करेंगे लूप अनरोलिंग, लूप अनरोलिंग। थर्ड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर लूप, ठीक है ना, लूप इनवेरिएंट्स, लूप अनरोलिंग एंड लूप जैमिंग। तो ये 3 ऑप्टिमाइजेशन हम डिस्कस करेंगे लूप ऑप्टिमाइजेशन में, यानी लूप को आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। जो लूप्स होते हैं जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप्स हो गया, या डू वाइल लूप्स हो गया, तो लूप्स को आप किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो वहाँ पर हम ये 3 ऑप्टिमाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं लूप्स के अंदर। लूप इनवेरिएंट्स का मतलब है कोड मोशन, लूप इनवेरिएंट्स भी आप इसको बोल सकते हैं या फिर आप इसको कोड मोशन भी बोल सकते हैं। तो या तो लूप इनवेरिएंट्स बोलिए या कोड मोशन बोलिए। उसी तरीके से लूप अनरोलिंग को आप बोल सकते हैं डिक्रीजिंग टेस्ट केस, डिक्रीजिंग टेस्ट केस, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग टेस्ट केसेस, तो इसको बोल सकते हैं डिक्रीजिंग टेस्ट केसेस। और लूप जैमिंग को आप बोल सकते हैं लूप कंबाइनिंग, इसको आप बोल सकते हैं लूप कंबाइनिंग, क्योंकि यहाँ पर लूप को आप कंबाइन करेंगे, लूप कंबाइनिंग, ठीक ना। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट देखिए लूप इनवेरिएंट्स। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता पड़ रहा है, अगर आपकी लूप के अंदर, अगर आपका लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट है, लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट अगर लूप से इंडिपेंडेंट है, लूप से इंडिपेंडेंट है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्टेटमेंट जो है वो लूप इनवेरिएंट है, यानी लूप पर वेरी नहीं कर रहा है, लूप के साथ वो स्टेटमेंट वेरी नहीं कर रहा है। तो उस कोड को आप लूप के बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी उस कोड को आप मूव कर सकते हैं। तो कोड मोशन, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है लूप इनवेरिएंट्स या लूप इनवेरिएंट्स या कोड मोशन। तो एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेट से आपने लिखा i इज इक्वल टू 0 और हम यहाँ पर वाइल लूप ले रहे हैं। तो वाइल लूप ले रहे हैं, लेट से i इज लेस देन इक्वल टू 10⁻⁶, i इज लेस देन इक्वल टू 10⁻⁶। और स्टेटमेंट जो है या कोड है आपका x इज इक्वल टू साइन a इंटू कोस a इंटू आई। ए क्या, कैपिटल ए आपका कोई वेरिएबल है जो आपने अपने कोड में डिक्लेयर किया हुआ है, कैपिटल ए आपका कोई वेरिएबल है आपने कोड में डिक्लेयर किया हुआ है। एंड देन i इज इक्वल टू i+1, ये मान लीजिए आपका लूप है। तो देखिए ये लूप कितने बार चलेगा, ये लूप अप्रोक्सीमेट 10⁻⁶ टाइम चलेगा, ठीक है ना। ये वाइल लूप आपने लगाया हुआ है, तो ये लूप जो है आपका अप्रोक्सीमेट 10⁻⁶ टाइम चलेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो इंक्रीमेंट होगा, ये इंक्रीमेंट कितने बार होगा, ये इंक्रीमेंट होगा आपका 10⁻⁶ टाइम। ये मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम होगा, ये मल्टीप्लिकेशन होगा आपका 10⁻⁶ टाइम। और ये वाला मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम होगा, ये वाला मल्टीप्लिकेशन भी आपका होगा 10⁻⁶ टाइम। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि आपका ये लूप 10⁻⁶ टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एक बार इस लूप के एग्जीक्यूट होने में आप 2 मल्टीप्लिकेशन और 1 एडिशन कर रहे हैं। इस लूप के एक बार एग्जीक्यूट होने में आप 2 मल्टीप्लिकेशन और 1 एडिशन कर रहे हैं। तो इस लूप के 10⁻⁶ बार एग्जीक्यूट होने में आप
2 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लीकेशन और 10⁻6 एडिशन यहाँ पर कर रहे होंगे। अब जरा इस कोड को आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पर ये बात पता लगेगा कि ये जो साइन ए इंटू कोस ए जो है, ये साइन ए इंटू कोस ए जो है, ये उस लूप पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। देखिए ये लूप आप आई पर चला रहे हैं, ये लूप आप चला रहे हैं आई पर, तो ये जो कोड है ये आपका कोड इस लूप पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी इस लूप से इंडिपेंडेंट है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये क्या, ये लूप इन्वेरिएंट है। ये लूप इन्वेरिएंट है क्योंकि लूप पर ये वेरी ही नहीं कर रहा, लूप के साथ ये आपका वेरी ही नहीं कर रहा है, ये लूप इन्वेरिएंट है। तो आप इस कोड को मोशन में ला सकते हैं, इस कोड को मोशन में ला सकते हैं, यानी इस कोड को आप इस लूप के बाहर ला सकते हैं। तो अगर आप इस कोड को इस लूप के बाहर ले आते हैं, लेट से आई इज इक्वल टू 0 एंड एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं t इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस ए, और फिर यहाँ पर ये लूप लगा देते हैं वाइल i इज लेस देन 10⁻6 x इज इक्वल टू t इंटू i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो देखिए ये कोड और ये कोड आपके इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों कोड आपके इक्विवेलेंट हैं। लेकिन अब आपका फ़ायदा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ़ायदा ये हो जाएगा कि इस लूप के एक बार चलने पर अब केवल एक ही मल्टीप्लिकेशन होगा और एक ही एडिशन होगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, यहाँ पर 1 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तब आपके 10⁻6 मल्टीप्लिकेशंस आपके यहाँ पर बच जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 10⁻6 मल्टीप्लिकेशन कम लगेंगे क्योंकि यहाँ पर केवल एक बार मल्टीप्लिकेशन होगा और उसी से आपका यहाँ पर काम चल जाएगा, जबकि यहाँ पर आपका बार बार ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा था और ये चीज़ इस लूप से वेरी नहीं कर रही थी, लूप के साथ वेरी नहीं कर रही थी, तो लूप ये इन्वेरिएंट था। तो जिसको इस कोड को आप यहाँ पर मोशन में ला सकते हैं, तो इसको कोड को आप यहाँ पर इस लूप के बाहर ला सकते हैं। बाहर लाने पर आपका इसकी जो फंक्शनिंग है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब ये आपका कोड जो है ये ऑप्टिमाइज हो चुका है। ये जो लूप जो है यह अब आपका ऑप्टिमाइज हो चुका है क्योंकि अब आपके 10⁻6 मल्टीप्लिकेशन आपके यहाँ पर बच जाएंगे। उसकी जगह पर 10⁻6 मल्टीप्लिकेशन ना हो करके उसकी जगह पर केवल ये 1 टाइम ही ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को हम बोलते हैं लूप इन्वेरिएंट या कोड मोशन, ठीक है ना। तो चूंकि ये चीज़ जो है ये जो कोड जो है साइन ए इंटू कोस है, ये आपका चेंज नहीं हो रहा था ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये चीज़ इन्वेरिएंट थी, वेरी नहीं कर रही थी इस लूप के एग्जीक्यूट होने के साथ में। तो आप इसको जो है इस लूप के बाहर भी ले जा सकते हैं। तो आप इसको इस लूप के बाहर ले आएंगे ताकि आपका एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पर फास्टर हो जाए। पर क्या देख रहे हैं कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो अब रिड्यूस हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो रिड्यूस हो जाएंगे 10⁻6 से, क्योंकि ये आपका 1 टाइम ही आप यहाँ पर इसको परफॉर्म करेंगे। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को हम बोलेंगे लूप इन्वेरिएंट। एक चीज़ और आपको यहाँ पर हम बता दें कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है वो कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू एडिशन, यानी एडिशन को परफॉर्म करने में आपका कम टाइम लगता है, मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने में आपका ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉस्टियर देन एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, एडिशन करने में आपको कम टाइम लगता है। इसका मतलब अगर कहीं पर लिखा हुआ है 4 इंटू आई, तो इसको आप लिख सकते हैं आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ठीक है ना। इसका मतलब 4i की जगह पर अगर आप ये लिख दें तो आपका वो हो सकता है कि उसका टाइम रिड्यूस हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को करने में ज़्यादा टाइम लगता है, एडिशन को करने में आपका कम टाइम लगता है। लेट से मल्टीप्लिकेशन करने में आपका टाइम लग रहा था 60 नैनोसेकंड और एडिशन करने में आपका टाइम लग रहा है 2 नैनोसेकंड। तो देखिए 1, 2 एंड 3 आपको टोटल कितने एडिशन करने पड़ेंगे, 1, 2 एंड 3, यानी टोटल 3 एडिशन करने पड़ेंगे। तो 3 इंटू 2 एडिशन करने में लेट से आपका 2 नैनोसेकंड टाइम लग रहा था, तो 3 करने पड़े आपको, 1, 2 एंड 3। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका 6 नैनोसेकंड टाइम लग रहा है, तो 10 नैनोसेकंड का टाइम आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो इस टाइप की कुछ ऑप्टिमाइजेशन भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, इसमें कोड मोशन में क्या करेंगे, मूव द कोड विच इज़ नॉट चेंजिंग, ठीक है ना। तो उस कोड को आप आउटसाइड लूप ले आएंगे अगर वो आपका चेंज नहीं हो रहा होगा। तो जो कि आपने कोड को मोशन में कर दिया है, कोड को मूव कर दिया, तो इसलिए इसको बोला जाता है कोड मोशन। अब सेकंड ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं, लूप अनरोलिंग। तो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो लेट से हम वाइल लूप ही ले लेते हैं, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10⁻6। लेट से हम यहाँ पर ले रहे हैं एक्स आई इज इक्वल टू आई एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो देखिए जब ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा या ये बॉडी जब एग्जीक्यूट होगी, तो बॉडी एग्जीक्यूशन के बाद में आप इस कंडीशन को चेक करेंगे
आपका आपका किस तरीके से लूप ये वर्क करेगा। सबसे पहले आप इस कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन आपका बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद में आप फिर से इस कंडीशन को चेक करेंगे, और ये फिर से अगर ये कंडीशन आपका ट्रू होगी देन बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका लूप से कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल जो होगा आपका वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कितने टाइम ये कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन इक्वल टू 10⁻⁶, ये कितने टाइम यहाँ पर चेक हो रहा है। देखिए बॉडी एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये कंडीशन चेक करने में भी तो आपका कुछ टाइम लगेगा। तो कंडीशन चेक करने में आपका कितना टाइम लग रहा है, तो कंडीशन कितने टाइम आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 10⁻⁶ टाइम कंडीशंस ये चेक करेंगे। तो ये कंडीशन आप 10⁻⁶ टाइम आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे वो 10⁻⁶ हो जाएंगी, यानी टोटल 10⁻⁶ टेस्ट केसेस यहाँ पर होंगे। तो इसके इक्विवेलेंट आप एक कोड लिख सकते हैं, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10⁻⁶। ये सेकंड ऑप्टिमाइजेशन करने जा रहे हैं लूप अनरोलिंग, यानी इस लूप को हम अनरोल कर दे रहे हैं, इस लूप को हम अनरोल कर दे रहे हैं, या टेस्ट केसेस को हम डिक्रीज कर देंगे। तो कैसे हम डिक्रीज कर देंगे, लेट से हमने इसको लिख दिया xi इज इक्वल टू i प्लस प्लस, या i इज इक्वल टू i प्लस 1, i इज इक्वल टू i प्लस 1, और फिर से हमने लिख दिया xi इज इक्वल टू i एंड i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है ना। तो देखिए बॉडी आपका ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगी, लेट से i की वैल्यू है आपका 0, i की वैल्यू है 0, i की वैल्यू अगर 0 है तो देखिए बॉडी आपका 10⁻⁶ टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो बॉडी आपका 10⁻⁶ टाइम एग्जीक्यूट होगी, और ये कंडीशन भी 10⁻⁶ टाइम आपकी चेक होगी। जरा इस कोड को देखिए, ये दोनों कोड आपके सेम है। यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये बॉडी जो एग्जीक्यूट हो रही है, जो यहाँ पर बॉडी को एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगेगा वही सेम टाइम आपका यहाँ पर लगेगा, क्योंकि ये दो इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन आपका अप्रोक्सीमेट 10⁻⁶ टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये इंस्ट्रक्शन भी आपका अप्रोक्सीमेट 10⁻⁶ टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी टोटल इंस्ट्रक्शंस आपके 2 × 10⁻⁶ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी जो टोटल इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो इतने ही हो रहे हैं, टोटल इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होंगे वो इतने ही हो रहे हैं, लेकिन अब का जो आपकी कंडीशंस जो आप चेक करेंगे वो इसकी हाफ हो जाएगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं, आप यहाँ पर जो कंडीशन चेक करेंगे वो अब 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 टाइम करेंगे, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पर चेक किया i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, आपने कंडीशन चेक किया, i की वैल्यू 1 हो गई, i की वैल्यू 2 हो गई। अब आप यहाँ पर 2 के लिए चेक करेंगे, यहाँ पर क्या था, i की वैल्यू 0 थी, 1 हुआ, 1 के लिए चेक किया आपने, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10⁻⁶, फिर वो 2 हुआ, फिर आपने 2 के लिए चेक किया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10⁻⁶। यहाँ पर क्या है आपका 0 है, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ। अब आप 1 के लिए चेक नहीं करेंगे, सीधे आप 2 के लिए चेक करेंगे, यानी आप 2 पर चेक कर रहे हैं। यहाँ पर 0 के लिए चेक कर रहे हैं, 2 के लिए चेक कर रहे हैं, 4 के लिए चेक कर रहे हैं, 6 के लिए चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आप 0 1 2 3 इस तरीके से चेक कर रहे थे, यानी जो टेस्ट केसेस थे वो इसके कंपेयर में अब आपके हाफ रह जाएंगे। यानी ये जो कंडीशन चेकिंग है वो आप यहाँ पर 10⁻⁶ टाइम कर रहे थे, और यहाँ पर जो ये कंडीशन चेकिंग है वो अब आप कर रहे हैं 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 टाइम। तो आपने क्या किया, यहाँ पर टेस्ट केसेस को डिक्रीज कर दिया या लूप्स को अनरोल कर दिया। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को बोलेंगे हम लूप अनरोलिंग। अब देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये जो बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है वो बॉडी कितने बार एग्जीक्यूट होगी, वो इतने बार एग्जीक्यूट होगी। यानी जितने बार आप कंडीशन चेक कर रहे हैं उतने बार ही तो आपकी बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे 1 टाइम आपने कंडीशन चेक किया, बॉडी एग्जीक्यूट, सेकंड टाइम कंडीशन चेक, बॉडी एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर आपकी चूंकि कंडीशन चेक इतने टाइम हो रही है तो बॉडी एग्जीक्यूट भी इतने टाइम होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 टाइम, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 टाइम, ये इंस्ट्रक्शन भी इतने टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये इंस्ट्रक्शन भी इतने टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी सारे इंस्ट्रक्शंस को आप लिखे हैं तो टोटल कितने टाइम एग्जीक्यूट हुए इंस्ट्रक्शन, तो टोटल आपके इंस्ट्रक्शंस हुए हैं देखिए 4 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁶। इसका मतलब देखिए ये दोनों आपके सेम हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि बॉडी एग्जीक्यूट करने में टाइम दोनों में सेम लग रहा है, लेकिन कंडीशंस अब आपको यहाँ पर आधा चेक करना पड़ेगा। यानी आधी कंडीशंस आप चूंकि चेक कर रहे हैं तो कुछ टाइम आपका यहाँ कंडीशंस को चेक करने में आपका यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 कंडीशंस को आप यहाँ पर चेक ही नहीं कर रहे हैं, तो उतना टाइम आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को बोलेंगे हम लूप अनरोलिंग या डिक्रीजिंग टेस्ट केसेस। इसको आप फर्दर अगर इसको फिर से आप ऐसे लिख देते हैं xi इज इक्वल टू i एंड i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो आपका जो टेस्ट केसेस हैं वो फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे। तो आप जो कंडीशन चेक करेंगे अब आप 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 3 टाइम करेंगे।
यानी ये कंडीशंस जो आप चेक कर रहे हैं वो अब 10⁶ ना हो करके 10⁶ डिवाइडेड बाई 3 टाइम रह जाएंगी। तो आपके टेस्ट केसेस फर्दर डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन आप करेंगे तो इसको, इस ऑप्टिमाइजेशन को बोलेंगे आप लूप अनरोलिंग। अब थर्ड ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं, लूप जैमिंग या लूप कंबाइनिंग। तो लूप अनरोलिंग में हमने क्या देखा था कि आप वहाँ पर चूंकि कंडीशंस को कम टाइम चेक कर रहे थे, कंडीशंस को चेक कर रहे थे आप 10⁶ डिवाइडेड बाई 3 टाइम, तो आपके जो टेस्ट केसेस थे वो आपके 10⁶ ना हो करके टेस्ट केसेस आपके रिड्यूस हो जा रहे थे 10⁶ डिवाइडेड बाई 3 टाइम, क्योंकि कंडीशंस जो अब आप चेक करेंगे वो चेक करेंगे 10⁶ डिवाइडेड बाई 3 टाइम। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब आपके जो टेस्ट केसेस हैं वो 1/3 हो गए, टेस्ट केसेस प्रीवियस केस के 1/3 हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रीजिंग टेस्ट केसेस। तो अब नेक्स्ट देखते हैं लूप जैमिंग या लूप अनरोलिंग। तो देखिए ये थर्ड देखिए लूप जैमिंग बोल सकते हैं इसको, या लूप कंबाइनिंग। तो लेट से आपके पास 2 फॉर लूप है, ये 2 वाइल लूप है, ये फर्स्ट वाइल लूप है, ये सेकंड वाइल लूप है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप इन दोनों लूप्स को अगर कंबाइंड कर देते हैं तो आपका कुछ टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है कि ये दोनों लूप आप अलग अलग चला रहे हैं, पहले आप इस लूप को चला रहे हैं फिर इस लूप को चला रहे हैं, तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। अगर आप ये लूप जैमिंग या लूप कंबाइनिंग वाला ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर लगा दें और इन दोनों लूप्स को एक ही में मर्ज कर दें तो आपका यहाँ पर टाइम सेव हो जाएगा। जैसे कि देखिए इनको अगर आप एक ही में मर्ज कर दें, इन दोनों लूप्स को एक में कंबाइंड कर दें, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ax = a + b × i एंड i = i + 1। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अब जो है आपका टाइम कम लगेगा क्योंकि एक ही लूप से आपका काम चल जाएगा। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को हम बोलते हैं लूप जैमिंग या लूप कंबाइनिंग, है ना। तो 2 लूप एग्जीक्यूट ना करा करके आपका एक ही लूप से आप अब काम यहाँ पर चल जाएगा। लेकिन लेट से आपका ये जो लूप है ये लूप चल रहा होता आपका 10⁶ डिवाइडेड बाई 2 टाइम। लेट से आपका ये लूप इतना टाइम चल रहा है और ये लूप चल रहा है आपका 10⁶ टाइम, और पहले आपका लेट से ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, देन इसके बाद आप इस लूप को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो फिर उस केस में आप ये थर्ड ऑप्टिमाइजेशन कैसे अप्लाई करेंगे, लूप जैमिंग या लूप कंबाइनिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। पहले आपका ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, देन आप इस लूप को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 10⁶ डिवाइडेड बाई 2। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अप टू 10⁶ डिवाइडेड बाई 2 तक तो आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, देन उसके बाद में आप इसको सेपरेट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यानी आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को फिर आप किस तरीके से कंबाइन करेंगे, इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ये हो गया x = a + b × i, ये आपका कंबाइन हो गया। कंबाइन आपने कहाँ तक करा है, कंबाइन आपने करा है इन दोनों को 10⁶ डिवाइडेड बाई 2 टाइम तक। तो i की वैल्यू आप यहाँ पर ले लेंगे 10⁶ डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक है ना। तो i की वैल्यू आप लिख लेंगे 10⁶ डिवाइडेड बाई 2 + 1, और फिर इसको आप एग्जीक्यूट कराने लग जाएंगे। तो आपका जो दोनों लूप्स को आपने कंबाइंड किया है, दोनों लूप्स को आपने कंबाइंड किया है i की 10⁶ डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू तक, और फिर आपका ये लूप आगे चलता रहेगा कंटिन्यू में, ठीक है ना। फिर आप इस लूप को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अप टू दिस वैल्यू 10⁶ डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू तक आपके जो ये 2 लूप ना चल करके केवल एक लूप चलेगा। तो आपने लूप को ऑप्टिमाइज किया है i की इस वैल्यू तक, और उसके बाद में फिर आपका चूंकि ये लूप आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा था तो आपका ये लूप चलेगा, और जहाँ पर कि i की वैल्यू आपका 10⁶ डिवाइडेड बाई 2 + 1 से लेकर के आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिर से जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को हम बोलेंगे यहाँ पर लूप जैमिंग या लूप कंबाइनिंग, क्योंकि आप यहाँ पर लूप्स को कंबाइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ पर देखते हैं कांस्टेंट फोल्डिंग। तो नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन है आपका फोल्डिंग, यानी कांस्टेंट को हम यहाँ पर फोल्ड करने जा रहे हैं। लेट से आपके पास एक एक्सप्रेशन है x = y + 5 + 7 + 8 + 9। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराएं या डायरेक्टली आप इसको एग्जीक्यूट कराएं x + y + 29 को, ये दोनों ही सेम है आपके, यानी आप क्या कर रहे हैं इन कांस्टेंट को फोल्ड कर दे रहे हैं। 5 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है। तो अगर इन सभी कांस्टेंट को आप फोल्ड करके 29 लिख देते हैं तो उस केस में आपका टाइम जो है वो कम लगेगा। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को हम बोलेंगे कांस्टेंट फोल्डिंग, यानी फोल्ड ऑल द कांस्टेंट। तो कंपाइलेशन के टाइम पर अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन होगी तो वो उसको इसमें कन्वर्ट कर देगा ताकि आपका जो कोड है वो ऑप्टिमाइज हो जाए और आपका एग्जीक्यूशन टाइम वहाँ पर फास्ट, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका कंपाइल टाइम, कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पर अननेसेसरी इंक्रीज हो रहा है। एग्जीक्यूशन टाइम आपका
अननेसेसरी इंक्रीज हो रहा है, तो कांस्टेंट को अगर आप फोल्ड कर देंगे तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉपी प्रोपेगेशन। कॉपी प्रोपेगेशन का मतलब ये है, लेट से आपने यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ किया है पाई इज इक्वल टू 3.14, यहाँ पर लेट से आपने x यूज़ किया है, x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई पाई, फिर आपने लेट से यहाँ पर y यूज़ किया है, y इज इक्वल टू, और फिर आपने z यूज़, एक वेरिएबल z यूज़ किया है, z इज इक्वल टू 10 इंटू वाई। तो ये आपका एक कोड है और इसके इक्विवेलेंट कोड में लिख रहा हूँ। इसके इक्विवेलेंट कोड आपका ये हो जाएगा, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। z इज इक्वल टू 10, y क्या है, y है आपका 10 प्लस x, और x क्या है आपका 50 डिवाइडेड बाई 3.14। तो डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको एग्जीक्यूट करने में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको एग्जीक्यूट करने में आपका कम टाइम लगेगा। तो इस टाइप को हम बोलते हैं कॉपी प्रोपेगेशन, यानी जो आपका प्रोपेगेशन हो रहा है उसको डायरेक्टली आप कॉपी कर दीजिए। देखिए ये प्रोपेगेशन हो रहा है तो उसको आपको कॉपी कर दीजिए, आप इसको कंटिन्यू, तो इसको बोलते हैं कॉपी प्रोपेगेशन, यानी प्रोपेगेट जो हो रहा है उसको आप डायरेक्टली कॉपी कर देंगे तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पर फास्ट हो जाएगा। या लेट से जैसे कि पाई, अगर आपका आप इसको इस तरीके से लिख रहे हैं पाई इज इक्वल टू 3.14, एक्स इज इक्वल टू 10, और फिर आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई पाई, ये आप लिख रहे हैं। तो इस कोड को लिखने, तो कॉपी प्रोपेगेशन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा कि डायरेक्टली आप इसको कॉपी कर देंगे, यानी इसको कॉपी कर दीजिए, इसको कॉपी कर दीजिए, तो डायरेक्टली आप इसको लिख दीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्या है आपका 10 डिवाइडेड बाई पाई क्या है आपका 3.14। तो इसको एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लगेगा और इसको एग्जीक्यूट करने में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को बोलते हैं कॉपी प्रोपेगेशन, यानी डायरेक्टली आप उसको कॉपी कर दीजिए तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पर फास्टर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ रिडक्शन। स्ट्रेंथ रिडक्शन यानी लेट से आपने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर 4 इंटू आई, तो 4 इंटू आई को आप कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन आपका कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू एडिशन। एडिशन को करने में आपका कम टाइम लगता है, मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने में आपका ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर इस ऑपरेटर की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेंथ रिडक्शन। यानी काम आपका वही होगा लेकिन आपने कॉस्टलियर ऑपरेटर को यूज़ ना करके आपने स्ट्रेंथ रिड्यूस करके आपने लेस कॉस्टलियर ऑपरेटर को यूज़ किया है, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एडिशन इज़ लेस कॉस्टलियर देन मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ पर इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को हम बोलेंगे स्ट्रेंथ रिडक्शन, क्योंकि एडिशन जो है वो आपका लेस कॉस्टलियर होता है देन मल्टीप्लिकेशन। या लेट से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको लिखना है 2 इंटू वाई। तो एक तरीका तो ये है कि आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरा तरीका ये है कि आप उसको लेफ़्ट शिफ्ट कर दीजिए। आप उसको लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे तो लेफ़्ट शिफ्ट करने का मतलब भी आपका हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि बाइनरी में एक नंबर हम लिख रहे हैं 011, 011 की वैल्यू क्या होती है, 011 की वैल्यू होती है आपका 3, तो इसकी वैल्यू 3 है। तो अगर इसको आपको लेट से 2 से मल्टीप्लाई करना है तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरा तरीका ये है कि इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर दीजिए। आपने इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया तो ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। या लेट से अगर किसी नंबर को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको 2 बार लेफ़्ट शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए इसको 2 बार लेफ़्ट शिफ्ट कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर 2 बार 0 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 2 4 8, यानी 8 प्लस 4 हो जाएगा आपका 12, ठीक है ना। तो आप इस टाइप के ऑपरेशन ना परफॉर्म करके आप यहाँ पर शिफ्टिंग करके भी सेम टास्क यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपका कॉस्टलियर है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रिडंडेंसी एलिमिनेशन। रिडंडेंसी एलिमिनेशन, तो लेट से आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं। a इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी इज इक्वल टू 2 प्लस बी प्लस 3 प्लस सी, लेट से आप ये यूज़ कर रहे हैं, और c इज इक्वल टू सी प्लस 1 प्लस बी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर कांस्टेंट फोल्डिंग यूज़ कीजिए। तो कांस्टेंट फोल्डिंग वाला अगर आप ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करेंगे तो आपका ये 2 + 3 कन्वर्ट हो जाएगा 5 में। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो सब एक्सप्रेशन b प्लस सी दोनों में कॉमन है, सब एक्सप्रेशन b प्लस सी दोनों में कॉमन है। तो आप इसको 2 बार कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी कॉमन है b प्लस सी, तो आपका ये तीनों में कॉमन है। तो आप इसको 3 टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो उसकी जगह पर अगर आप इसको 1 टाइम ही कैलकुलेट करें तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पर फास्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए ये स्मॉल सी है, ये है आपका कैपिटल सी है। तो आप इसको 1 टाइम कैलकुलेट कीजिए, a इज इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ पर इसको दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख दीजिए 5 + a, और यहाँ पर भी इसको फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं 1 + a। तो अगर ये कोड आपका फास्ट होगा
और ये कोड आपका स्लो होगा, इसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, क्योंकि आप यहाँ पर बी प्लस सी को वन टाइम ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को हम बोलेंगे रिडंडेंसी एलिमिनेशन। और रिडंडेंसी एलिमिनेट करने में, रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने में या सब एक्सप्रेशंस को रिमूव करने में, कॉमन सब एक्सप्रेशन को रिमूव करने में आप डेग की हेल्प ले सकते हैं। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की हेल्प से आप रिडंडेंट कॉमन सब एक्सप्रेशंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहीं पर ही देखिए डेग से कैसे कर सकते हैं। ये नोड से आपका बी नोड है, ये आपका सी नोड है, यहाँ पर आपने प्लस किया है और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका है कैपिटल है। अब देखिए ये है आपका 5 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये है आपका प्लस 5 प्लस ये क्या था आपका, ये है बी प्लस सी। बी प्लस सी आपका ऑलरेडी ए पर मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये आप इसको, ये नोड हो जाएगा बी। अब देखिए सी के लिए, देखिए सी आपका क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा, सी नोड को देखते हैं। देखिए इसको देखती है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, प्लस कर रहे हैं, किसका प्लस कर रहे हैं, 1 का प्लस कर रहे हैं और बी प्लस सी का प्लस कर रहे हैं। तो बी प्लस सी आपका ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, यानी आप इस 1 का और इसका प्लस कर रहे हैं और ये आपको सी मिल जाएगा। तो ये क्या है आपका डेग। डेग ने क्या किया, आपका कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट कर दिया। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी इज इक्वल टू 5 प्लस ए एंड सी इज इक्वल टू 1 प्लस ए। यानी डेग का यूज़ करके आप कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को हम बोलेंगे रिडंडेंसी एलिमिनेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से हमने एक कंस्ट्रक्ट डेग फॉर द फॉलोइंग इंटरमीडिएट कोड। आपके पास एक इंटरमीडिएट कोड है, उसके लिए आपको डेग क्रिएट करना है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्रिएट करना है। तो लेट से कोड है आपके पास T1 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, ये आपका 3 एड्रेस कोड है। T2 इज इक्वल टू ए T1 एंड T3 इज इक्वल टू 4 इंटू आई एंड T4 इज इक्वल टू बी T3, T5 इज इक्वल टू T2 इंटू T4, T6 इज इक्वल टू T5 एंड T7 इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो बताइए इसके लिए डेग आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो देखिए आपने यहाँ पर लिया 4 और आपने लिया यहाँ पर आई, 4 और आई का मल्टीप्लिकेशन आपने किया है। तो देखिए 4 मल्टीप्लिकेशन आई और ये आपका क्या है, ये है आपका T1। तो ये आपका T1 क्या किया है, ए T1, ए और T1 को लिया है। तो ये ब्रैकेट यूज़ किया हमने, ये देखिए ये हमने T1 को लिया, इस साइड लिया हमने ए को, और ए T1 हमारा क्या है, ए T1 है हमारा T2। तो ये हमारा T2 हो जाएगा। T3 को देखते हैं, T3 क्या है आपका 4 इंटू आई। तो 4 इंटू आई ऑलरेडी आपको यहाँ पर मिल चुका है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये नोड ही आपका T2 हो जाएगा। यानी यही आपका T1 है, यही आपका T2 है, क्योंकि हम इसके लिए डेग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट कर, सॉरी ये आपका क्या है, ये T2 नहीं है, ये आपका है T3। तो ये आपका हो जाएगा T3, ठीक है ना। तो ये नोड आपका T1 भी है और ये नोड आपका T3 भी है। अब इसको देखते हैं T4, T4 इज इक्वल टू बी T3, यानी इसको आपको लेना पड़ेगा और बी को लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपने बी को ले लिया, ये आपका हो गया बी, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा बी। तो ये देखिए हो गया बी, और ये ले लिया आपने T3 को, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नोड लेट से हो गया आपका T4। तो T4 इज इक्वल टू बी है, ये है आपका T3। तो T4 इज इक्वल टू बी T3। देखते हैं T5 इज इक्वल टू T2 इंटू T4। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये लेट से आपका मल्टीप्लिकेशन है T2 इंटू T4। तो T2 इंटू T4 ये आपका क्या है, ये है आपका T5। अब T6 को देखते हैं। अब T6 से आपका प्रोडक्ट इंटू T5, T6 से आपका, तो ये लेट से मैं T6 के लिए बना रहा हूँ, ये है आपका T6। तो ये आपका हो जाएगा T5 और ये नोड हो जाएगा, तो ये आपका T6 नोड हो जाएगा। अब T7 क्या है आपका, T7 है i प्लस 1। तो देखिए i मुझे यहाँ पर मिला है, ये लिया मैंने प्लस, ये आपका हो जाएगा 1, और ये नोड क्या है मेरा, ये नोड हो जाएगा मेरा T7। तो ये इस तरीके से आप इसका डेग क्रिएट कर सकते हैं। तो डेग अगर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये जो कॉमन सब एक्सप्रेशन है 4 इंटू आई, ये आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो कॉमन सब एक्सप्रेशन 4 इंटू आई को आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, तो ज़रा देखिए यहाँ पर T1 और T3 एक ही का एड्रेस है। तो लेट से या तो आप T1 को हटा सकते हैं या फिर आप T3 को हटा सकते हैं। तो लेट से मैं T1 को यहाँ पर रिमूव कर दे रहा हूँ, तो T1 को रिमूव कर दे रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ T3 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, T4 इज इक्वल टू बी T3,
T5 इज इक्वल टू T2 इंटू T4, T6 इज इक्वल टू T5 एंड T7 इज इक्वल टू I+1। तो ये मेरा कोड हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रिडंडेंट एक्सप्रेशन जो था 4 इंटू आई वो आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो टेम्परेरी वेरिएबल T1 था ये आपका रिड्यूस हो चुका है, तो आपका 1 टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पर कम लग रहा है, तो ठीक है ना। तो एक टेम्परेरी वेरिएबल भी आपका रिड्यूस हो गया है, तो T1 की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ रही है। तो डेक की हेल्प से आप कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन देख रहे हैं हम यहाँ पर, डेड कोड एलिमिनेशन। जिसने है आपका डेड कोड एलिमिनेशन, डेड कोड एलिमिनेशन। तो डेड कोड का मतलब क्या होता है? डेड कोड का मतलब है एक ऐसा कोड जो कि जिसको कि आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके कोड में कोई ऐसा कोड है या कोई ऐसा पार्ट ऑफ कोड है जिसको कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको रिमूव कर देंगे तो आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को हम बोलेंगे डेड कोड एलिमिनेशन, जिसमें कि हम एक ऐसे कोड को या ऐसे पार्ट ऑफ कोड को फाइंड आउट करेंगे जिसको कि जो कि लेट से आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जो इररिलेवेंट है आपके प्रोग्राम से। तो उस कोड को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम वहाँ पर फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पार्ट ऑफ कोड जो है वो आप कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको रिमूव भी। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपने लिया है x इज इक्वल टू T1, A_T1 इज इक्वल टू T2 T1 एंड B_T1 इज इक्वल टू 100, ये आपका कोड है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप इसमें आपका x इज इक्वल टू T1 कहीं भी, x इज इक्वल टू T1 आपका कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, तो x इज इक्वल टू T1 यहाँ पर आपका डेड कोड होगा, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो डेड कोड एलिमिनेशन करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपने ऑप्टिमाइज़ कर दिया है, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम अब आपका फास्टर हो जाएगा। कोड है और उस कोड में आपका कुछ ऐसा कोड है या पार्ट ऑफ कोड कुछ ऐसा है जो कि आपका कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है या इररिलेवेंट है, उसके रिस्पेक्ट में इररिलेवेंट है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने से आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, और इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को हम बोलेंगे डेड कोड एलिमिनेशन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन जैसे कि लेट से अगर आपने अपने प्रोग्राम में कहीं पर यूज़ कर रखा है a/1, तो a/1 को आप सिंप्लीफाई करके सिंपली लिख सकते हैं a, ठीक है ना। तो इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन को बोलेंगे एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। या आपने कहीं यूज़ कर रखा है b+0, तो b+0 को रिप्लेस कर देंगे आप b से, क्योंकि अगर आप यहाँ पर a मल्टीप्लिकेशन 1 करेंगे तो अननेसेसरी आपका 1 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पर अननेसेसरी 1 एडिशन हो रहा है। तो इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन को हम बोलेंगे एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, और a/1 को रिप्लेस कर देंगे a से, और b+0 को रिप्लेस कर देंगे b से। तो ये हो जाएगा आपका एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन ऑप्टिमाइजेशन। मान लीजिए आपको एक कोड गिवन है, ये आपका एक कोड गिवन है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस किस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? तो किस ऑप्टिमाइजेशन को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस कोड के लिए? तो ज़रा इस कोड को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका लूप लगा हुआ है, i के लिए लूप लगा हुआ है 0 से लेकर n तक। फिर इसको आप कंडीशन चेक करने हैं, ये आपका क्या चेक, ये क्या देगा, ये आपका रिमाइंडर देगा। यानी अगर आपका i जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, तो i जो है वो 2 का मल्टीपल है या इवन नंबर है, उस केस में रिमाइंडर 0 मिलेगा। और i अगर आपका ऑड होगा या 2 का मल्टीपल नहीं होगा, उस केस में आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर i इवन है तो उस केस में ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि अगर i इवन होगा तो i रिमाइंडर i मॉडुलस 2 आपको रिमाइंडर देगा, यानी रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। और इफ़ 0 क्या होता है, इफ़ 0 होता है आपका फॉल्स, इफ़ 0 आपका होता है फॉल्स। यानी अगर i इवन है उस केस में आपका ये इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला कोड आपका कब एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड आपका तब एग्जीक्यूट होगा जब i ओड होगा। तो i की वैल्यू ओड होने पर आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और रिमाइंडर 1 आने पर ये इफ़ वाली कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इफ़ 1 होता है ट्रू और इफ़ 0 होता है आपका फॉल्स। इफ़ 0 का मतलब है फॉल्स, इफ़ 1 का मतलब है ट्रू। तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन आपका ट्रू होगी। तो लेट से ये कंडीशन आपका ट्रू है, अगर ये कंडीशन आपका ट्रू है तो फिर ये लूप आपका चलेगा, जे की वैल्यू के लिए लूप चलेगा, और इस लूप के चलने पर आपके ये एक्सप्रेशंस कैलकुलेट होंगी। तो ज़रा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए,
यहाँ पर देखिए x आप यूज़ कर रहे हैं, y भी आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, 4 इंटू जे। तो 4 इंटू जे देखिए दोनों में कॉमन है और इस लूप में आपका 4 जे आ रहा है, तो यानी 4 इंटू जे इस लूप से आपका 5 इंटू आई को लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 5 इंटू आई जो है ये इससे इंडिपेंडेंट है, इससे इंडिपेंडेंट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 5 इंटू आई जो है ये आपका इस लूप से इंडिपेंडेंट है, यानी ये आपका इन्वेरिएंट है, ठीक है ना। 5 इंटू आई जो है वो इस लूप पर तो डिपेंड कर रहा है, 5 इंटू आई इस लूप पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस लूप पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस कोड को आप मूव कर सकते हैं, इस कोड को आप मोशन में ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोड मोशन लगा देंगे और इस कोड को मूव करके यहाँ पर ले आएंगे, इस कोड को मूव करके यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि ये जो कोड है ये आपका लेट से आपका ब्रैकेट हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये जो कोड जो है ये इस लूप पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस वाले लूप पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो लेट से इस कोड को हम लूप से बाहर ले आ रहे हैं, मतलब हमने यहाँ पर लूप इन्वेरिएंट या कोड मोशन वाला ऑप्टिमाइजेशन लगा दिया है। तो एक टेम्परेरी वेरिएबल हम ले लेते हैं टी इज इक्वल टू 5 इंटू आई, टी इज इक्वल टू 5 इंटू आई, और उस 5 इंटू आई को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे टी से। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन अब आपका मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में ये आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन हमने यहाँ पर लगा दिया कोड मोशन या लूप इन्वेरिएंट। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4 इंटू जे ये आपका 2 बार आया है, तो इसको फिर से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो लेट से आपका वेरिएबल था, टेम्परेरी वेरिएबल था T1, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक और टेम्परेरी वेरिएबल T2 ले सकते हैं और T2 में आप इस 4 इंटू जे को स्टोर करा सकते हैं और फिर आप सिंपली इस T2 को यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप T2 लिख दीजिए और यहाँ पर भी आप T2 लिख दीजिए। तो आपका ये रनिंग टाइम फास्ट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपका कॉस्टलियर होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को लगा करके आप इसको फास्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन कौन सा लगाया, ऑप्टिमाइजेशन आपने लगाया यहाँ पर कोड मोशन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पर रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम एनवायरनमेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम एनवायरनमेंट में हम जो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स, यानी पैरामीटर आपका किस किस टाइप से आप पास कर सकते हैं, जैसे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय नेम, कॉल बाय नीड, ठीक है ना, कॉल बाय कॉपी रिस्टोर। तो किस किस टाइप से आप पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, तो पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकंड हम डिस्कस करेंगे स्टोर एलोकेशन को, यानी एलोकेशन आपका किस किस टाइप का हो सकता है, स्टैटिक एलोकेशन हो सकता है, डायनेमिक हो सकता है, ठीक है ना। तो स्टोरेज एलोकेशन को देखेंगे, हीप आपका हो सकता है, स्टैक हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड को। तो ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सी प्रोग्रामिंग में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स को। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड एंड स्टोरेज एलोकेशंस को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप इसको एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको बाइंडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट और बाइंडिंग का मतलब है एक वेरिएबल को बाइंड करना एक लोकेशन से। जैसे कि आपने लिखा है इंट ए, तो आपने इस वेरिएबल ए को एक मेमोरी लोकेशन से बाइंड कर दिया है और उस मेमोरी लोकेशन पर क्या पड़ा हुआ है, एक इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं एक वेरिएबल को अगर आप एक मेमोरी लोकेशन से अगर आप एक मेमोरी लोकेशन से बाइंड कर देंगे, बाइंड करने का मतलब ये है कि उस मेमोरी लोकेशन पर उस वेरिएबल की वैल्यू पड़ी हुई है। जैसे कि लेट से a इज इक्वल टू 5 और ये जो 5 वैल्यू है इस वेरिएबल a की जो 5 वैल्यू है ये मेमोरी में 1000 मेमोरी एड्रेस पर पड़ी हुई है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं आपने इस वेरिएबल को 1000 मेमोरी एड्रेस से बाइंड कर दिया। तो बाइंडिंग भी आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एनवायरनमेंट, आप इसको बोल सकते हैं या फिर आप इसको बाइंडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल नेम यहाँ पर बोल सकते हैं एलोकेटिंग मेमोरी एड्रेस टू ए वेरिएबल, एलोकेटिंग मेमोरी एड्रेस टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड बाइंडिंग और एनवायरनमेंट। यानी आपने इस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की है, इस वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन से बाइंड कर दिया है। जैसे कि वेरिएबल ए जो है वो 1000 मेमोरी एड्रेस पर है, तो वेरिएबल ए को आपने बाइंड कर दिया है इस मेमोरी लोकेशन से, ये इस मेमोरी एड्रेस है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एलोकेटिंग द मेमोरी एड्रेस टू ए वेरिएबल, एलोकेटिंग मेमोरी एड्रेस टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड बाइंडिंग और एनवायरनमेंट।
अब देखिए ये जो बाइंडिंग है या ये जो इन्वायरमेंट है ये आप किस टाइम पर कर सकते हैं। तो अगर ये बाइंडिंग या इस बाइंडिंग को अगर आप कंपाइल टाइम पर कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कंपाइल टाइम बाइंडिंग। इस बाइंडिंग को अगर आप एग्जीक्यूशन के टाइम पर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम रन टाइम बाइंडिंग। यानी अगर आप कंपाइलेशन टाइम पर इस टाइप की बाइंडिंग को कर रहे हैं, यानी आप कंपाइलेशन टाइम पर यानी एग्जीक्यूशन से पहले ही वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट कर दे रहे हैं, तो उस टाइप के एलोकेशन को हम बोलेंगे स्टैटिक एलोकेशन। एलोकेशन को हम बोलेंगे स्टैटिक एलोकेशन। और अगर आप एग्जीक्यूशन के टाइम पर वेरिएबल्स को मेमोरी लोकेशन से बाइंड कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे रन टाइम बाइंडिंग, या आप ऐसा बोल सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि जो बाइंडिंग होती है ये एग्जीक्यूशन से पहले ही हो जाती है, ये कंपाइल टाइम पर ही परफॉर्म हो जाएगी। जबकि डायनेमिक बाइंडिंग के केस में क्या होगा कि जबकि डायनेमिक एलोकेशन में क्या होगा कि ये जो बाइंडिंग है ये रन टाइम पर परफॉर्म होगी, ये एग्जीक्यूशन टाइम पर आपका ये परफॉर्म होगी, ठीक है ना। तो स्टैटिक में क्या होगा कि जो बाइंडिंग होगी ये कंपाइल टाइम पर ही हो जाएगी, एग्जीक्यूशन से पहले ही आपका बाइंडिंग हो जाएगी, एग्जीक्यूशन से पहले ही आप वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट कर देंगे। जबकि डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन में क्या होगा कि आपका एग्जीक्यूशन टाइम पर या रन टाइम पर आप वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट करेंगे या रन टाइम पर आप इस बाइंडिंग को परफॉर्म करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी बाइंडिंग। और एक और टर्म हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टेट। स्टेट का क्या मतलब है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं स्टेट हो जाएगा चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल मींस स्टेट। यानी उस वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वो आपका आप बोलेंगे कि उस वेरिएबल की स्टेट चेंज हो गई है। जैसे कि लेट से इस वेरिएबल ए की वैल्यू 5 है तो ये आपका एक पर्टिकुलर स्टेट पर होगा। आपने इस वैल्यू को 5 से चेंज करके 10 कर दिया तो इस वेरिएबल की स्टेट चेंज हो गई, ठीक है ना। अब इसकी स्टेट 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, 10 से आपने 15 कर दिया तो फिर इसकी स्टेट चेंज हो गई। तो आप ऐसे बोल सकते हैं चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल मीन्स चेंज इन स्टेट, तो क्योंकि वो एक स्टेट पर होगा। तो देखिए जो आपकी रन टाइम वाली जो मेमोरी है, जो आपकी रन टाइम वाली जो मेमोरी होगी, रन टाइम मेमोरी को आप डिवाइड कर सकते हैं कोड और डेटा एरिया में, कोड एरिया और डेटा एरिया में। तो ये आपका रन टाइम मेमोरी है और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डिवीज़न ऑफ रन टाइम मेमोरी इन कोड एंड डेटा, डिवीज़न ऑफ रन टाइम मेमोरी इन कोड एंड डेटा। तो ये आपका रन टाइम, लेट से आपका रन टाइम मेमोरी है, इसको हमने डिवाइड कर दिया कोड में और डेटा में। तो ये आपका हो गया कोड और ये आपका हो गया डेटा। अब देखिए डेटा को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका कोड एरिया हो गया। यहाँ पर क्या होंगे आपके कोड्स होंगे, जो आपका प्रोग्राम है उसके जो कोड हैं वो कोड एरिया में होंगे, और ये है आपका डेटा एरिया। देखिए डेटा एरिया को हम फिर से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेटा एरिया में क्या होगा, यहाँ पर ये पार्ट लेट से आपका है स्टैटिक और डायनेमिक। अब डायनेमिक में आपका क्या होगा, डायनेमिक में आपका होगा हीप। डायनेमिक में या तो आप हीप को ले सकते हैं या स्टैक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये डायनेमिक हो गए और ये आपका स्टैटिक हो गया। अब देखिए ये दोनों हमने अपोजिट क्यों लिए, अपोजिट इसलिए लिए हैं क्योंकि ये आपका फ्री स्पेस को बता रहा है, ये आपका फ्री स्पेस को बता रहा है। तो लेट से हीप को ज़रूरत पड़ती है स्पेस को, हीप को ज़रूरत पड़ती है स्पेस को, तो इस डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है। अगर स्टैक को ज़रूरत पड़ती है स्पेस की तो स्टैक इस डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए ले आए ताकि जिसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपका फिर उस डायरेक्शन में ग्रोथ कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये आपका क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है फ्री स्पेस। तो ये आपका है फ्री मेमोरी, ये आपका है फ्री मेमोरी, ये फ्री मेमोरी है। तो अगर मान लीजिए हीप को ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है तो हीप आपका इस डायरेक्शन में ग्रो कर जाएगा, या स्टैक को ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है तो स्टैक आपका इस डायरेक्शन में ग्रो कर जाएगा। जो स्टैटिक है वो आपका फिक्स रहेगा, क्योंकि स्टैटिक जो होगा वो आपको उस प्रोग्राम को कंपाइल कराने से पहले या एग्जीक्यूशन कराने से, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कराने से पहले ही आपको पता होगा कि आपको किस वेरिएबल को क्या मेमोरी लोकेशन एलोकेट करना है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका कंपाइल टाइम पर ही बाइंडिंग हो गई है, या कंपाइल टाइम पर ही आपने वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट कर दिया है। तो ये फिक्स होगा, आपको पता होगा कि किस वेरिएबल को कितना मेमोरी एलोकेट करना है। और अगर आपको वेरिएबल्स को रन टाइम पर या डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना है, जैसे कि मेलोक हो गया या केलोक फंक्शन की हेल्प से अगर आप रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो उस केस में आप हीप और स्टैक का यूज़ करेंगे। और आपने हीप और स्टैक को अपोजिट साइड में इसलिए लिया है ताकि अगर हीप को ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तो इस डायरेक्शन में ग्रो करके अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, या स्टैक को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है स्टैक को, तो वो इस डायरेक्शन में ग्रो करके अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। स्टैक का यूज़ आप कहाँ पर करेंगे, तो स्टैक का यूज़ करेंगे आप सब रूटीन कॉल्स में। लेट से आप एक फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल करने पर आपको
जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं आपका कंट्रोल वहाँ पर चला जाएगा और जो ओल्ड फंक्शन है वो आपका स्टैक में चला जाएगा। और फिर आपका जब कंट्रोल रिटर्न होकर के आएगा तो आपका जो ओल्ड फंक्शन था वो वहीं से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा जहाँ से कि वो आपका कॉल हुआ था। यानी आपका रिज्यूम वो उसी स्टेट से, रिज्यूम आपका उसी स्टेट से होगा जहाँ से कि उसने उसको कॉल किया था। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टैक में आप रिटर्न एड्रेस को सेव कराएंगे, यानी वो एड्रेस को सेव कराएंगे जहाँ से कि आपको उसको रिज्यूम करना है। तो रिटर्न एड्रेस यहाँ पर आपके सेव होंगे और यहाँ पर आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे, जैसे केलोक और मेलोक फंक्शन का यूज़ करके आप डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं। अब चूंकि आप मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर डेंगलिंग रेफरेंस वाली प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना पड़ेगा और गार्बेज कलेक्टर को भी यहाँ पर लेना पड़ेगा, जो कि समय समय पर आपका गार्बेज मेमोरी को यूज़ करके, गार्बेज मेमोरी को कलेक्ट करके उस मेमोरी को फिर से रीयूजेबल करेगा, ठीक है ना। क्योंकि केलोक और मेलोक से जो आप मेमोरी एलोकेट करेंगे वो आपका ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं होती है। देखिए जो स्टैटिक एलोकेशन होगा वो उस फंक्शन के कंप्लीट हो जाने पर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्टैटिक एलोकेशन फंक्शन के कंप्लीट होने पर आपका ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जो डायनेमिक एलोकेशन जो आप कर रहे हैं, लेट से आप मेलोक और केलोक से करते हैं डायनेमिक एलोकेशन, वो अपने आप डीलोकेट नहीं होता है, उसको आपको एलोकेट करना पड़ेगा। तो एलोकेट करने के लिए आपको वहाँ पर फ्री फंक्शन कॉल का यूज़ करना पड़ेगा। फ्री, लेट से आपने लिखा है p इज इक्वल टू मेलोक सम स्पेस या केलोक सम स्पेस और फिर आप उसको लास्ट में फ्री करेंगे। तो फ्री का यूज़ करके आपको उसको डी एलोकेट भी करना पड़ेगा। और अगर लेट से आप डी एलोकेट नहीं करते हैं तो फिर आपको डेंगलिंग रेफरेंस की प्रॉब्लम वहाँ पर आ सकती है, या फिर आपको समय समय पर गार्बेज कलेक्टर का लगा करके आपको जो फ्री स्पेस को काउंट करना पड़ेगा। एक ऐसा स्पेस जो कि आपका गार्बेज पड़ा हुआ है उसको आपको कलेक्ट करके उसको फिर से रीयूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो वो ऑटोमेटिकली आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑटोमेटिकली मेमोरी फंक्शन कंप्लीट होने के बाद में ऑटोमेटिकली मेमोरी आपका फ्री हो जाएगी, यहाँ पर आपको फ्री करना होगा। तो ये हमने डिस्कस किया था आपका डिवीज़न ऑफ रन टाइम मेमोरी इन कोड एंड डेटा। और जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि रन टाइम स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए, इस स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने हीप और स्टैक को जो है आपका अपोजिट एंड पर लिया है। हीप और स्टैक को अपोजिट एंड पर लिया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस एट रन टाइम द टू एरिया स्टैक एंड हीप आर एट अपोजिट एंड ऑफ द एड्रेस स्पेस। These areas are dynamic. These areas are dynamic. तो ये आपके जो है ये डायनेमिक है। These areas are dynamic and their size can change as the program execute. तो and their size can change as the program execute. These area grow towards each other as needed. The stack is used to store data structure called activation record. The stack is used to store the data structure called activation record that get generated during procedure call. तो अगर आपने किसी फंक्शन को कॉल किया है तो फंक्शन कॉल के ड्यूरेशन में आपका उस फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। लेट से आपका एक फंक्शन F1 ने फंक्शन F2 को कॉल किया है तो कंट्रोल आपका F2 पर चला जाएगा और F1 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हो करके वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका यहाँ स्टैक में पुश हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं द स्टैक इज यूज्ड टू स्टोर डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्टिवेशन रिकॉर्ड दैट गेट्स जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोसीजर कॉल। प्रोसीजर का मतलब है यहाँ पर फंक्शन, तो प्रोसीजर कॉल का मतलब है फंक्शन कॉल। इन प्रैक्टिस द स्टैक ग्रो टुवार्ड्स लोअर एड्रेस, द स्टैक ग्रो टुवार्ड्स लोअर एड्रेस एंड हीप ग्रो टुवार्ड्स हायर एड्रेस। और हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं द एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ मशीन। ठीक है ना। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या होगा, एक जैसे कि लेट से आपका एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो वो किस स्टेट में है, वहाँ पर रजिस्टर्स की क्या क्या वैल्यू है, कहाँ तक आपका प्रोसेसिंग हो चुकी है, क्या आपको आगे प्रोसेस करना है, क्या प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है, ये सारी इन्फॉर्मेशन या आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस पूरे प्रोसेस की जो स्टेट होगी वो आपको सेव करना पड़ेगा। लेट से आपका एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और वो प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम को कॉल कर देता है तो आपका कंट्रोल चला जाएगा दूसरे प्रोग्राम में, तो आपको उस ओल्ड प्रोग्राम की पूरी स्टेट को सेव करना पड़ेगा। इसका मतलब वो ओल्ड प्रोग्राम के लिए आपका एक एक्टिवेशन
एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा और वो रिकॉर्ड को आप स्टैक में पुश कर देंगे। तो उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या होगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपकी रिक्वायर्ड होगी जब आप उस ओल्ड प्रोग्राम को फिर से रिज्यूम करते हैं। यानी अगर आपका जब वो न्यू प्रोग्राम जहाँ पर कि आपकी कॉल गई है वो जब कंप्लीट हो करके, लेट से आपका एक कोड चल रहा है एफ, यहाँ पर एक जी फंक्शन को ये कॉल कर देता है, तो ये एग्जीक्यूट कर रहा है, जी फंक्शन को कॉल कर दिया, कंट्रोल चला गया जी फंक्शन में, और जब आपका जी फंक्शन कंप्लीट होगा तो कंट्रोल रिटर्न होकर के आएगा इस ओल्ड कोड में और फिर आपका ये एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट करेगा। तो देखिए आपका जब एफ ने जी को कॉल किया था तो एफ का एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा और वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका स्टैक में पुश कर दिया जाएगा और एग्जीक्यूशन में आ जाएगा आपका फंक्शन जी, और जब आपका जी कंप्लीट हो जाएगा देन आपका कंट्रोल रिटर्न होकर के आएगा आपका एफ फंक्शन में और फिर यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा। तो आपको यहाँ से फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, इसका मतलब आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर कराना पड़ेगा जिससे कि आप फिर से एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है ना। तो उसी इन्फॉर्मेशन को आप जहाँ पर स्टोर करेंगे, जिस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड। यानी एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका उन सारी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगा जो कि रिक्वायर्ड होगी इस प्रोग्राम को इस पॉइंट से फिर से रिज्यूम करने में या इस पॉइंट से फिर से कंटिन्यू करने में, आगे कंटिन्यू करने में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ मशीन सच एज द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड मशीन रजिस्टर व्हेन ए प्रोसीजर कॉल अकर when the control returns from the call। तो हमेशा यहाँ पर बोल सकते हैं एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ मशीन such as the value of program counter and the machine register when a procedure call occur and when control return from the call the activation of the calling procedure means F calling procedure can be restarted after restoring the values of relevant register and setting the program counter to the point immediately after the call। ठीक है ना। इसका मतलब एक्टिवेशन रिकॉर्ड की हेल्प से आप जब कंट्रोल को रिटर्न होकर के दोबारा फिर से फंक्शन एफ में आएगा तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड की हेल्प से आप इसको फिर से उस पॉइंट से कंटिन्यू कर पाएंगे। यानी एग्जीक्यूशन है आप उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां से कि आपका ये कॉल गई थी, यानी आपका एग्जीक्यूशन आपका फंक्शन एफ का एग्जीक्यूशन आप रिज्यूम करेंगे। तो इसके फंक्शन एफ के एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करने में ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ये इसकी हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो इससे कि आप फंक्शन एफ को इस पॉइंट से रिज्यूम कर पाएँ। और हीप आप यूज करेंगे इसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक एलोकेशन। तो हम आपको बता चुके हैं कि स्टैटिक एलोकेशन क्या होता है, डायनेमिक एलोकेशन क्या होता है। तो स्टैटिक एलोकेशन का मतलब ये है कि आप कंपाइल टाइम पर कर रहे हैं, कंपाइल टाइम पर बाइंडिंग कर रहे हैं, कंपाइल टाइम पर एलोकेशन कर रहे हैं। तो ये फिक्स होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, रन टाइम पर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक को आप कंपाइल टाइम पर करते हैं तो आप कंपाइल टाइम पर ही एलोकेशन कर देंगे जो कि आपका एग्जीक्यूशन टाइम पर चेंज नहीं होगा। और डायनेमिक को आप एग्जीक्यूशन टाइम या रन टाइम पर इसको आप चेंज कर सकते हैं, तो ये आपका रन टाइम पर चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम रेस्पेक्टिवली। तो स्टैटिक का मतलब हो जाएगा कंपाइल टाइम और डायनेमिक का मतलब हो जाएगा रन टाइम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टोरेज एलोकेशन इज स्टैटिक इफ इट कैन बी मेड बाय कंपाइलर बाय लुकिंग ओनली। ठीक है ना। तो आपका जो स्टोरेज है वो आपका स्टैटिक होगा अगर वो एलोकेशन आप कर रहे हैं कंपाइल टाइम पर, यानी एग्जीक्यूशन से पहले अगर आप एलोकेशन कर रहे हैं तो वो आपका स्टैटिक एलोकेशन होगा। और अगर आप एग्जीक्यूशन टाइम पर एलोकेशन कर रहे हैं लेट से मेलोक केलोक के यूज से, तो आपका वो रन टाइम या डायनेमिक एलोकेशन हो जाएगा। और आप यहाँ पर स्टैक में क्या क्या स्टोर करा रहे हैं, आप यहाँ पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टोर करा रहे हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर फंक्शन कॉल्स एंड फंक्शन रिटर्न्स जो होंगे, फंक्शन कॉल्स एंड फंक्शन रिटर्न्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर स्टैक में स्टोर करेंगे। और जो डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट करेंगे वो आप इस हीप की हेल्प। तो यहाँ पर आपको मेलोक और गेलोक की हेल्प से जो आप डायनेमिकली एलोकेट करेंगे वो हीप में करेंगे। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर फ्री फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, मेमोरी को
डी एलोकेट करने के लिए या गार्बेज कलेक्टर की हेल्प भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो ये हम एक टिपिकल एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें होंगी, आप ऐसा बोल सकते हैं रिटर्न एड्रेस होगा यहाँ पर आपका रिटर्न एड्रेस होगा। रिटर्न एड्रेस क्या बताएगा, रिटर्न एड्रेस आपको वो बताएगा कि जिस एड्रेस पर आप रिटर्न करके आएंगे। यहाँ पर आपके एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आपके उस फंक्शन के या उस प्रोसीजर के लोकल वेरिएबल्स होंगे, लोकल वेरिएबल्स जो आपका यूज़ कर रहा है वो। टेम्परेरी वेरिएबल्स होंगे, जो टेम्परेरी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। उस मशीन की स्टेटस होगा, यानी उस मशीन का जो आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आपका सेव होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं स्टेटस ऑफ मशीन, मशीन का पूरा स्टेटस आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड में होगा। और आपका जो लोकल वेरिएबल नहीं है उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर स्टोर होगी। तो नॉन लोकल वेरिएबल जो है वो आप यहाँ पर स्टोर करेंगे, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आपका स्टोर होगा। और यहाँ पर आपका एक्सेस लिंक होंगे। एक्सेस लिंक का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर एक्सेस लिंक होगा और आप यहाँ पर कंट्रोल लिंक भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं। लेट से आपका फंक्शन F1 एग्जीक्यूट हो रहा है और एग्जीक्यूशन के टाइम पर फंक्शन F1 कॉल करता है फंक्शन F2 को। तो आपका क्या होगा कि फंक्शन F1 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो स्टैक में आप पुश कर देंगे और आपका एग्जीक्यूशन में आ जाएगा फंक्शन F2। और लेट से फंक्शन F2 कॉल कर रहा है फंक्शन F3 को, तो आपका फंक्शन F2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका क्रिएट होगा और F2 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड को आप स्टैक में पुश कर देंगे। लेट से फंक्शन F3 कॉल कर रहा है फंक्शन F4 को, तो F3 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा और स्टैक में आप उसको पुश कर देंगे। और लेट से आपका फंक्शन F4 फंक्शन F5 को कॉल करता है, तो फंक्शन F4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा और उसको आप स्टैक में पुश कर देंगे। और आपका जो है फंक्शन F5 जो है वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। तो इस स्टैक को आप बोल सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल स्टैक, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल स्टैक, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, प्रोसीजर दूसरे प्रोसीजर को कॉल कर रहा है और जो ओल्ड प्रोसीजर है उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट करके आप उसको स्टैक में डालते जा रहे हैं। फिर देखिए आपका फंक्शन F5 इस समय पर एग्जीक्यूशन में है और जब फंक्शन F5 आपका कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के बाद आपका कंट्रोल रिटर्न होकर के जाएगा F4 में। आप इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टैक से पॉप करेंगे और लेट से आपका F4 कंप्लीट हो गया है, तो F4 का जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो आपका कंट्रोल रिटर्न होकर के जाएगा F3 में। तो आप F3 को कंट्रोल स्टैक से पॉप करेंगे F3 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड को कंट्रोल स्टैक से पॉप करेंगे और उसको F3 आपका एग्जीक्यूशन में आएगा। और लेट से आपका F3 का एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट होगा तो कंट्रोल रिटर्न होकर के जाएगा F2 फंक्शन में। आप F2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पॉप करेंगे और F2 आपका एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेगा। और लेट से आपका F2 का एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्रोल रिटर्न होकर के जाएगा फंक्शन F1 में। आप F1 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड को कंट्रोल स्टैक से पॉप करेंगे और F1 फंक्शन को रिज्यूम करेंगे और एट द एंड आपका F1 फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होंगे और कंट्रोल स्टैक में आप इसको इस ऑर्डर में पुश करें। तो F1 फंक्शन ने कॉल किया था F2 फंक्शन को, F2 फंक्शन ने लेट से आपका कॉल किया है F3 को और F3 फंक्शन ने कॉल किया है आपका F4 फंक्शन को। इस तरीके से आपके ये कॉल गए हैं, तो ये आपका ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपके इस तरीके से कंट्रोल स्टैक में आप पुश करेंगे एंड देन उसके कंप्लीट होने पर आप उनको 1 बाय 1 पॉप करेंगे। तो स्टैक में आपका जो ऑर्डर होता है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपके ये लिफो ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब देखते हैं हम स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन को। अभी हमने डिस्कस किया था स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन, फिर देखा था हमने स्टैक स्टोरेज एलोकेशन। तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन। तो स्टैटिक एलोकेशन में लेट से आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है स्टैटिक इंट
a इज इक्वल टू 5। तो ये वेरिएबल a जो है ये किस टाइप का है, आपका स्टैटिक टाइप का है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कंपाइल टाइम पर ही इसकी बाइंडिंग हो जाएगा या एलोकेशन जो होगा वो कंपाइल टाइम पर ही हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूशन से पहले ही आप इसके लिए एलोकेट यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन में फॉर द एंटायर प्रोसीजर या फॉर द एंटायर फंक्शन ओनली वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। आपका जो पूरा फंक्शन है उस फंक्शन के लिए केवल एक ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा इन स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन, ठीक है ना। और आपका जो यहाँ पर जो बाइंडिंग होगी या जो भी एलोकेशन होगा वो कंपाइल टाइम पर ही होगा। तो एट कंपाइल टाइम मेमोरी इज क्रिएटेड, एट कंपाइल टाइम मेमोरी इज क्रिएटेड एंड फॉर द एंटायर प्रोसीजर और फंक्शन ओनली वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, स्टैटिक एलोकेशन का ड्रॉबैक ये है कि इसकी हेल्प से आप रिकर्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिकर्शन को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि आपका जो वन प्रोसीजर के लिए या वन फंक्शन के लिए केवल एक ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। जैसे कि फैक्टोरियल का एग्जांपल हम लेते हैं, लेट से आप फैक्टोरियल का लेते हैं, फैक्ट एन का आपका प्रोग्राम है, तो आपने पढ़ा होगा रिकर्सिव लिख रहे हैं, फैक्टोरियल का रिकर्सिव प्रोग्राम लिख रहे हैं। इफ़ एन इज लेस देन इक्वल टू 1 देन आप यहाँ पर करते हैं रिटर्न 1 एल्स। तो ये आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, ठीक ना। लेट से आप यहाँ पर n की वैल्यू 3 ले रहे हैं, n की वैल्यू 3 ले रहे हैं। तो आपका अभी हमने क्या बोला था कि आप यहाँ पर एक्टिवेशन उस एंटायर प्रोसीजर या एंटायर फंक्शन के लिए आप केवल एक ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या क्या होता है ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आपका रिटर्न इन्फॉर्मेशन होगी, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यूज़ होगी, सारे रजिस्टर्स की वैल्यू होगी, उसके लोकल वेरिएबल्स होंगे वहाँ पर, ठीक है ना, सारे वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये सभी चीज़ें उसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में होंगी। अब चूँकि वन टाइम उस प्रोसीजर के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स एलोकेट करेंगे आप वो भी वन टाइम ही करेंगे। तो लेट से आप यहाँ पर कॉल कर रहे हैं फैक्ट 3 को, आपने यहाँ पर कॉल किया है फैक्ट 3 को। तो एक यहाँ पर आपने वेरिएबल यूज़ किया है वेरिएबल n। तो लेट से आपका वेरिएबल n है, मेमोरी में इसके लिए कहीं एलोकेशन होगा, और ये एलोकेशन कहाँ पर होगा, ये एलोकेशन आपका कंपाइल टाइम पर होगा, यानी बिफोर एग्जीक्यूशन आपका ये एलोकेशन वेरिएबल n के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक एलोकेशन में, ठीक है ना। तो स्टैटिक एलोकेशन कर रहे हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल है आपका ये, तो बिफोर एग्जीक्यूशन ही इसका एलोकेशन हो जाएगा, तो वन टाइम ही इसका एलोकेशन होगा। तो लेट से 1000 एड्रेस पर आपने इसको एलोकेट किया हुआ है, और ये रन टाइम पर नहीं हो रहा है, कंपाइल टाइम पर ही हो गया है, यानी बिफोर एग्जीक्यूशन इसका एलोकेशन हो गया है, और इसकी वैल्यू रहेगी आपका 3। आप ऐसा बोल सकते हैं फैक्ट 3 एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन आपका देखिए, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स वाला पार्ट जब एग्जीक्यूट होगा तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखेंगे n इंटू, तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा आपका n इंटू फैक्ट 2। अब यहाँ पर फैक्ट 2 जाएगा, यानी n की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 से 2 हो जाएगी। तो लेट से इसकी वैल्यू 3 से 2 हो गई। देखिए ये स्टैटिक एलोकेशन है, इसलिए आपका वन टाइम मेमोरी एलोकेट होगा या वन टाइम ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसके लिए क्रिएट होगा। तो ड्यूरिंग रिकर्सिव कॉल आपका मल्टीपल टाइम ये क्रिएट नहीं होगा, तो इसलिए n की वैल्यू देखिए यहाँ पर चेंज नहीं होगी, स्टैटिक वेरिएबल है, केवल वन टाइम एलोकेशन होगा। हम ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग में स्टैटिक वेरिएबल्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर हम आपको ये एक्सप्लेन कर चुके थे कि आपका जो स्टैटिक एलोकेशन में वेरिएबल आपका वन टाइम ही एलोकेट करेंगे या एक्टिवेशन रिकॉर्ड उसका वन टाइम ही क्रिएट होगा। तो n इंटू फैक्ट 2 के केस में आपका उसी ओल्ड वेरिएबल पर जाकर चेंज होगा, तो आपका ये 3 से 2 हो जाएगा, और फैक्ट 2 कॉल करेगा फैक्ट 1 को। तो आप ऐसा बोल सकते हैं फैक्ट 1 n इंटू फैक्ट 1, तो n की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फैक्ट 1 पर आपका देखिए ये यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, ये रिटर्न क्या करेगा 1। अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो आप ऐसा बोल सकते हैं 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, n की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 इंटू 1 1, यानी ये रिटर्न करके रिटर्न क्या देगा 1। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा 1, तो जो कि आपका क्या है रॉन्ग है। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि फॉर द एंटायर प्रोसीजर ओनली वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड ही क्रिएट हुआ है फॉर एंटायर प्रोसीजर, तो इसलिए आपका यहाँ पर आंसर जो है वो रॉन्ग आ रहा है। तो इसकी हेल्प से आप ये प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट, रिकर्सिव प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है मेमोरी इज एलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम इटसेल्फ। सेकंड है एट द रन टाइम बाइंडिंग विल नॉट
ठीक है ना। तो रन टाइम पर आप उस बाइंडिंग को चेंज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो बाइंडिंग डू नॉट चेंज एट द रन टाइम, जो आपने एक बार बाइंडिंग कर दी, कंपाइल टाइम पर कर दी, वही आपका रहेगा, रन टाइम पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर द एंटायर प्रोसीजर, केवल वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड ही क्रिएट होगा यहाँ पर फॉर द एंटायर प्रोसीजर, ठीक है ना। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, स्टैटिक एलोकेशन के डिसएडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक एलोकेशन वी कैन नॉट यूज रिकर्शन, सो रिकर्शन इज नॉट सपोर्टेड बाय स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन, क्योंकि रिकर्शन जैसे कि अभी हमने आपका देखा था कि जो फॉर द एंटायर प्रोसीजर आपका केवल वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड ही क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपका जो फैक्ट 3 था उसका आउटपुट जो है वो आपका रॉन्ग आ रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हेल्प से आप रिकर्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो रिकर्शन इज़ नॉट सपोर्टेड इन स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन। सेकंड आपका डिसएडवांटेज है एट द कंपाइल टाइम वी हैव टू नो द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, ऑब्जेक्ट्स कैन बी वेरिएबल, फंक्शन, ठीक है ना। तो आपको कंपाइल टाइम पर ही सारी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कंपाइल टाइम पर ही आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्ट्स का साइज़ क्या है, कितने वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन का साइज़ क्या है, क्योंकि आपको जो एलोकेशन करना है, जो बाइंडिंग करनी है, वो आपको कंपाइल टाइम पर ही करनी है, ठीक है ना। तो अगर आप स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन यूज़ कर रहे हैं तो कंपाइल टाइम पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो एट द कंपाइल टाइम वी हैव टू नो द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल, फंक्शंस, बिकॉज वी आर डूइंग हेयर कंपाइल टाइम बाइंडिंग या एलोकेटिंग वेरिएबल्स टू मेमोरी एट कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम पर ही आप एलोकेशन कर रहे हैं, तो इसलिए आपको एग्जीक्यूशन से पहले ही सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर पता होना चाहिए। और थर्ड इसका डिसएडवांटेज है डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट बी क्रिएटेड डायनेमिकली, ठीक है ना। आप डायनेमिकली यहाँ पर एलोकेशंस यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, यानी आप एग्जीक्यूशन टाइम पर, रन टाइम पर आप यहाँ पर कोई भी एलोकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जितने भी एलोकेशंस होंगे वो स्टैटिक होंगे। स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन में जो भी आपके एलोकेशंस होंगे वो कंपाइल टाइम पर होंगे। सेकंड एलोकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैक स्टोरेज एलोकेशन, स्टैक स्टोरेज एलोकेशन। तो स्टैक स्टोरेज एलोकेशन की हेल्प से आप इसको रिकर्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टैक स्टोरेज एलोकेशन में क्या होगा, लेट से आपने कॉल किया है फैक्ट 3, तो आपका एक फैक्ट 3 के लिए लिख रहे हैं, तो फैक्ट 3 क्या करेगा, आपका ये कॉल करेगा n इंटू, इसने कॉल किया लेट से n इंटू फैक्ट 2, तो क्या होगा, फैक्ट 3 के लिए आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा और वो रिकॉर्ड आपका स्टैक में आप कंट्रोल स्टैक में आप पुश कर देंगे। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है आपका यहाँ पर 3, यानी ये जो वेरिएबल आपका क्रिएट हुआ है n, लेट से आपका 1000 मेमोरी एड्रेस पर हुआ है, जिसकी की वैल्यू आपका 3 है, ठीक है ना। इसने कॉल किया है फैक्ट 2 को, और फैक्ट 2 रिकर्सिव कॉल करेगा आपका फैक्ट 1 को, यानी n इंटू फैक्ट 1, और फैक्ट 1 आपका जब कॉल होगा तो वहाँ से रिटर्न होकर के आएगा 1, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं फैक्ट 3 ने फैक्ट 2 को कॉल किया, फैक्ट 2 जब फैक्ट 1 को कॉल करेगा तो ये आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड है फैक्ट 3 का, तो आपका फैक्ट 2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में चला जाएगा, कंट्रोल स्टैक में चला जाएगा आपका फैक्ट 2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या है आपका 2, क्योंकि जो लेट से n वेरिएबल है ये आपका मेमोरी लोकेशन 2000 पर है, जिसकी की वैल्यू आपका 2 है, ठीक है ना। तो देखिए फैक्ट 3 ने कॉल किया फैक्ट 2 को, फैक्ट 3 का आपका जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो स्टैक में चला गया, ये आपका फैक्ट 3 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, जहाँ पर कि जो वेरिएबल n है वो आपका लेट से मेमोरी लोकेशन 1000 पर है, जिसके की वैल्यू 3 है। फिर फैक्ट 2 जब फैक्ट 1 को कॉल करेगा तो फैक्ट 2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड आप स्टैक में पुश कर देंगे, और यहाँ पर जो वेरिएबल n है लेट से उसकी वैल्यू 2 होगी, और लेट से उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो 2000 होगा, ठीक है ना। फिर फैक्ट 2 जब फैक्ट 1 को कॉल करेगा तो आपका ये इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड को आप स्टैक में पुश कर देंगे। अब देखिए फैक्ट 1 आपका जब कॉल होगा तो वो आपका रिटर्न करेगा 1 को, रिटर्न करेगा 1 को। फैक्ट 1 आपका जब कॉल होगा तो ये रिटर्न करेगा 1 को। तो देखिए फैक्ट 1 ने 1 रिटर्न किया, ये आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू है 2, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यानी ये आपका 2 रिटर्न करेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका स्टैक से क्या होगा, ये स्टैक से पॉप होगा, ये स्टैक से पॉप होगा। अब देखिए कंट्रोल आपका फैक्ट 3 पर आएगा, कंट्रोल आएगा आपका फैक्ट 3 पर। अब देखिए फैक्ट 3 में n की वैल्यू क्या है, फैक्ट 3 में n की वैल्यू है 3, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 3 इंटू
फैक्ट 2, तो ये रिटर्न होकर के क्या आ रहा है आपका 2 रिटर्न होकर आ रहा है, तो 3 × 2 ये आपका हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर फैक्ट 3 का आंसर हो जाएगा आपका 6। तो इस टाइप के कोड को हम ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में डिस्कस कर चुके हैं, सी प्रोग्रामिंग में हम ऑलरेडी इस टाइप के कोड को डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ पर स्टैक स्टोरेज एलोकेशन की हेल्प से ये रिकर्शन को इम्प्लीमेंट इस तरीके से कर सकती है। n इंटू फैक्ट ऑफ, लेट से फैक्ट को सिंपली मैं f से लिख दे रहा हूँ, ये आपका f3 हो गया। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू 3 है, ये ध्यान रखिएगा n की वैल्यू 3 है, और ये जो n है ये लेट से आपका 1000 मेमोरी एड्रेस पर है जिसकी की वैल्यू 3 है। इसने ये कॉल कर देगा आपका फैक्ट 2 को, और या अब देखिए ये फैक्ट 2 को कॉल कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंट्रोल स्टैक है, कंट्रोल चला जाएगा फैक्ट 2 पर, कंट्रोल चला के देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है, कंट्रोल चला जाएगा आपका फैक्ट 2 पर, और ये जो स्टैक में चला जाएगा आपका फैक्ट 3। फैक्ट 3 आपका जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ये स्टैक में चला जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका n वेरिएबल है, 1000 मेमोरी एड्रेस पर है जिसकी की वैल्यू है आपका 3, और f2 जो है वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। अब देखिए फिर से यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है आपका 2, n की वैल्यू है आपका 2। तो लेट से जो फैक्ट 2 वाला n है ये आपका 2000 मेमोरी एड्रेस पर है जिसके की वैल्यू है आपका 2। आप यहाँ पर चेक करेंगे कंडीशन, इफ़ n इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। n इंटू ये n क्या है यहाँ पर, ये इसकी n की वैल्यू 2 है और इस n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, n इंटू फैक्ट ऑफ n-1, यानी n इंटू फैक्ट 1 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका एग्जीक्यूट हो रहा था, फैक्ट 2 ने फैक्ट 1 को कॉल किया है, यानी स्टैक में चला जाएगा फैक्ट 2, फैक्ट 2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में चला जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा आपका फैक्ट 1 पर। तो फैक्ट 1 आपका एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। यहाँ पर कि आपका ये n स्टोर है, n आपका स्टोर है और n का जो मेमोरी एड्रेस है वो है 2000, और लेट से इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2। अब देखिए ये आपका फैक्ट 1 है, फैक्ट 1 में भी आपका n होगा और इस n का स्टोर है, n स्टोर है लेट से 3000 मेमोरी एड्रेस पर जिसकी की वैल्यू 1 है। आप ये कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ n इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, कंडीशन आपका ट्रू है, देन आप यहाँ पर कर रहे हैं रिटर्न 1, यानी यहाँ से ये रिटर्न कर जाएगा, यानी रिटर्न होकर के कॉल यहाँ पर आएगा। तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका पॉप होगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसका पॉप होगा और एग्जीक्यूशन आपका फिर से यहाँ से रिज्यूम करेगा। अब देखिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपका 2, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 2 इंटू यहाँ से रिटर्न होकर के क्या है आपका 1, यानी 2 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है, फिर कंट्रोल रिटर्न होकर के वहाँ जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था। ये कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था। तो आपका ये एग्जीक्यूशन में आपका फैक्ट 3 एग्जीक्यूशन में आएगा, और फैक्ट 3 आप चूँकि रिज्यूम कर रहे हैं तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड आप पॉप करेंगे, कंट्रोल स्टैक से पॉप करेंगे और आपका ये एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेगा। तो रिटर्न होकर के क्या जाएगा, यहाँ पर 2 जाएगा, रिटर्न होकर के 2 आएगा। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू है आपका 3, n की वैल्यू 3, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, यानी आपका ये फैक्ट 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ गई आपकी 6 आ गई। तो इस तरीके से ये आपका रिकर्शन को ये सपोर्ट कर रहा है। स्टैक स्टोरेज एलोकेशन जो है वो रिकर्शन को सपोर्ट कर। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि व्हेनेवर ए फंक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड पुश्ड इनटू स्टैक। व्हेनेवर ए फंक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड पुश्ड इनटू स्टैक। सेकंड आप यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हेनेवर ए फंक्शन एंड्स द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ दैट फंक्शन विल बी डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक, क्योंकि वो आपका पॉप हो जाता है, उस स्टैक से पॉप हो जाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वहाँ से डिलीट हो जाता है। व्हेनेवर ए फंक्शन एंड्स द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ दैट फंक्शन विल बी डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक और पॉप्ड आउट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका रिकर्शन जो है वो सपोर्ट कर रहा है, रिकर्शन इज सपोर्टेड एट द टाइम ऑफ, रिकर्शन आपका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चूंकि ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड को आप स्टैक में डाल दे रहे हैं तो स्टैक में आपका लिफो ऑर्डर है, तो आपको यहाँ पर लिफो ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर फैक्ट 3 ने कॉल किया है फैक्ट 2 को और फैक्ट 2 ने कॉल किया है फैक्ट 1 को, तो जब रिटर्न होकर के आएगा तो आपका एग्जीक्यूशन इसी टाइप से होगा, यानी 3 2 1 1 2 3 इसी ऑर्डर में आपका होना चाहिए, क्योंकि ये लिफो ऑर्डर को फॉलो करता है। अगर आप इस ऑर्डर को चेंज करते हैं तो फिर आपका आउटपुट यहाँ पर रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस ऑर्डर को आपको यहाँ पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस टाइम पर आपका ये फैक्ट 1 आपका डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, लेट से आपका फैक्ट 3 ने फैक्ट 2 को कॉल किया, फैक्ट 2 ने फैक्ट 1 को कॉल किया और फैक्ट 1 आपका कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे और आपका एग्जीक्यूशन फिर से फैक्ट 2 में आ जाएगा। तो अगर आपका एग्जीक्यूशन फैक्ट 2 में आ गया है तो फिर आप इस फैक्ट 1 को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो आपका डिलीट हो चुका है। उसी तरीके से जब फैक्ट 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्रोल रिटर्न होकर के फैक्ट 3 पर आ जाएगा और उस टाइम पर आपका फैक्ट 2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो उस टाइम पर आप फैक्ट 2 को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है। तो आपको ये जो ऑपरेशंस हैं इसको इन सीक्वेंस में करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लॉस्ट हो जाएगी,
ठीक है ना। अब चूंकि ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ये डिलीट हो जा रहा है, तो यहाँ इसके जो लोकल वेरिएबल्स होंगे वो भी आपके डिलीट हो जाएंगे। फैक्ट 2 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया है, तो फैक्ट 2 के जो लोकल वेरिएबल होंगे वो भी आपके यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड चूंकि आपका डिलीट हो जा रहा है तो उसके लोकल्स वेरिएबल भी आपके डिलीट हो जाएंगे। थर्ड स्टोरेज एलोकेशन हम डिस्कस करते हैं, हीप स्टोरेज एलोकेशन। तो हीप स्टोरेज एलोकेशन में क्या होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, इन हीप स्टोरेज एलोकेशन यू कैन पुश और पॉप एनी फंक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी हीप एलोकेशन में आपका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, आप हीप एलोकेशन में किसी भी फंक्शन को किसी भी टाइम पर कॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था, आपका ऑर्डर क्या था, पहले फैक्ट 3 था, फैक्ट 3 के ऊपर फैक्ट 2 था, फैक्ट 2 के ऊपर आपका फैक्ट 1 होगा, यानी लेट्स से 4 फैक्ट 4 फैक्ट 3 फैक्ट 2 इस टाइप का आपका ऑर्डर था। लेकिन ये ऑर्डर नहीं रहेगा आपका हीप स्टोरेज एलोकेशन में, ये आपका स्टैक स्टोरेज एलोकेशन में था। तो अगर आप हीप स्टोरेज एलोकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप किसी भी ऑर्डर में फंक्शंस को पुश और पॉप कर सकते हैं। तो यू कैन पुश एंड पॉप इन एनी फंक्शन एट एनी टाइम, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी भी ऑर्डर में इसको कर सकते हैं तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकर्शन जो है आपका सपोर्ट ये नहीं करेगा। तो रिकर्शन इज नॉट सपोर्टेड एज स्टैक बिहेवियर इज नॉट अचीव्ड। आपका जो स्टैक बिहेवियर है लिफो ऑर्डर को ये मेंटेन नहीं कर रहा है। आप किसी भी ऑर्डर में इसको कर सकते हैं, तो लिफो ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर रिकर्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। या हीप एलोकेशन में, हीप स्टोरेज एलोकेशन में आपका रिकर्शन को सपोर्ट ये नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये लिफो ऑर्डर मेंटेन नहीं है। आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ पर बोल सकते हैं इन हीप स्टोरेज एलोकेशन एलोकेशन एंड डीलोकेशन विल बी डन इन एनी ऑर्डर। आप एनी ऑर्डर में इसको एलोकेशन डीलोकेशन किसी भी ऑर्डर में आप इसको कर सकते हैं। तो एलोकेशन एंड डीलोकेशन विल बी डन इन एनी ऑर्डर whenever order is not required या whenever order is not important then you can go for heap allocation। अगर आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप हीप एलोकेशन के लिए हीप एलोकेशन को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हीप स्टोरेज एलोकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके लिए ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। और अगर आपको रिकर्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो उस केस में आप स्टैक स्टोरेज एलोकेशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टैक स्टोरेज एलोकेशन ही आपका रिकर्शन को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो लिफो ऑर्डर को मेंटेन रखता है। और अगर आपके लिए ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है या ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है देन आप हीप स्टोरेज एलोकेशन को यूज़ कर सकते हैं।